स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम। यूनिट 2 के अंदर हमने क्या किया था, टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम और टॉपिक जब ऐड है इक्विलिब्रियम फोर्सेस। यहाँ पे मैं टॉर्क को भी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको टॉर्क के जगह हमने इक्विलिब्रियम में डिस्कस करना है सारा, तो इसलिए मैं यहाँ पे सारा डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉर्क अगर हम डिफाइन करें इसको, मोमेंट ऑफ फोर्स itself EMC, turning effect, rate of change of angular momentum, rate of change of angular momentum, analogous of force, in circular motion, एनालॉगस का मतलब होता है सेम फंक्शन। जैसा कि फोर्स है वो लीनियर मोशन में होती है। फोर्स का काम होता है कि लीनियर मोशन प्रोड्यूस करवाना, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना। टॉर्क का काम होता है सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करवाना, सर्कुलर मोशन। टॉर्क सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करवाता है और इससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वो कौन सा होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अगर हम इसके फार्मूले देखें, फार्मूला की फॉर्म में जैसे रेट फार्मूले टॉर्क इज इक्वल टू, अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोगों ने बताना है मोमेंट आर्म और जो आर वेक्टर है उसमें क्या डिफरेंस है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेंगे टॉर्क की मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम सिग्नल टॉर्क इज इक्वल टू डेल एल ओवर डेल टी। इसके अलावा हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा बीटा। वर्क की बात करें इससे किया गया वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क थीटा। तो ये सारे फार्मूला हैं वो आप लोगों ने याद रखने हैं। इसकी अगर हम नेचर की बात करें तो आपको इसके ऊपर वेक्टर साइन नजर आ रहा है। नेचर वेक्टर कौन सा वेक्टर है, एक्सियल अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। बाय राइट हैंड रूल लेते हैं हम इसकी, बाय राइट हैंड लॉ। अगर ये हमारे पास है वो मोमेंट आर्म है, कुछ वेक्टर आर है और ये हमारे पास फोर्स है एफ, तो फिर हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को प्लेस करेंगे द फर्स्ट वेक्टर, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस। यहाँ मुझे बात याद रखने की है, टॉर्क परपेंडिकुलर टू आर, टॉर्क परपेंडिकुलर टू एफ, टॉर्क परपेंडिकुलर टू प्लेन containing R and F, torque parallel to R cross F। ये सारी डायरेक्शन से रिलेटेड बातें हैं और सिंपल सी बात है। यूनिट की अगर बात करें इसकी, तो यूनिट इसके होते हैं न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। और अगर हम इसकी डिपेंडेंस की बात करें, डिपेंडेंस तो टॉर्क तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। नंबर 1, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंट आर्म, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। नंबर 3, torque depends on
एंगल बिटवीन आर एंड एफ। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं इसके। नंबर 1, टॉर्क मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नंबर 2, टॉर्क half of maximum at theta is equal to 30 degree. Torque is equal to 0 at theta is equal to 0 degree. अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो है फोर्स के पैरेलल है तो फिर एंगल जो है 0 डिग्री और टॉर्क बनेगा 0। एक और केस भी है, अगर फोर्स पिवट में से पास हो रही है तो तब भी 0 होता है, वो इसमें आ जाएगा मोमेंट आर्म। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी। उसके अलावा अगर आप देखें कपल की, कपल क्या होता है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड opposite forces acting on two different points. एक बात याद रखनी है यहाँ पे, टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0 ड्यू टू अ कपल। टॉर्क एक कपल की वजह से कभी भी 0 नहीं होता। अगर हमारे पास लेट मी सी रॉड गिवन है, लेट से दिस इज अ रॉड, इसके ऊपर एक फोर्स है उसके लग गई F, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है दिस इज F। इसका यहाँ पर मैंने 90 डिग्री बना दी, इसका थोड़ा टिल्ट कर रहा हूँ ताकि इसमें एंगल भी इन्वॉल्व हो जाए। कपल का एंगल भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। अगर ये फोर्स है और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है यहाँ से, इसका एंगल वैसे ज्यादा हो गया, इसका एंगल 90 से कम करना पड़ेगा। ये फोर्स इस तरफ पड़ेगा F। अब इसका एंगल आसपास यहाँ बन रहा है थीटा, और यहाँ पे फोर्स है करेगा दिस, इसका एंगल भी यहाँ बन रहा है थीटा, ये फोर्स भी है, तो इनका टॉर्क जो है विल बी इक्वल टू L F sin थीटा। ये L हमारे पास क्या है? दिस इज कपल आर्म, यहाँ से यहाँ दिस इज, और यहाँ से देखिए यहाँ से कपल आर्म। इसको भी इसके एमसीक्यूज करेंगे तो आपको फर्दर जो है क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम कर रहे हैं, सारा हमने कैसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि जब तक एमसीक्यूज नहीं करेंगे तब तक आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होगी, और जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक काम नहीं आएगा। तो हम इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एमसीक्यूज कोड करेंगे, फिर आप लोगों को फर्दर क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट कपल। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन तो आप लोग करेंगे सारी। उसके बाद हमारे पास की कुछ जो है वो टाइप है। टाइप में पहले हमारे पास जो है नंबर 1 स्टैटिक, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नंबर 2 जो है हमारे पास है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब पता है, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। रेस्ट में हमारे पास दोनों ही वेलोसिटी एंगुलर और लीनियर दोनों ही 0 होंगी, तो जाहिर बात है एक्सीलरेशन लीनियर और एल्फा दोनों क्या होगा 0। डायनामिक में मोशन होगी लेकिन यूनिफॉर्म मोशन होगी, v नॉट इक्वल टू 0,
एंड ओमेगा अगर लीनियर मोशन है तो फिर v is not equal to 0, अगर सर्कुलर मोशन है तो ओमेगा, बट चेंज इन बोथ v एंड चेंज इन ओमेगा 0 होगा, तब अल्फा भी 0 होगा और a भी 0 होगा और अल्फा भी 0 होगा। तो दीज आर द सिचुएशंस ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक। दो और हैं, सेकंड थर्ड जो है हमारे पास, थर्ड जो है हमारे पास वो है रोटेशनल, इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल की हम जब बात करें सो देन ओनली linear motion is involved, v is equal to constant and del v is equal to 0, linear axis is 0. Number 4 rotational। रोटेशनल में इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, delta omega 0 and alpha is equal to 0. So these are the types of equilibrium. Next हमारे पास कंडीशन है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में पहले तो आपका फर्स्ट है फर्स्ट है आपके पास sum of all forcing acting on a body should be equal to 0, then linear acceleration is 0, body is in first condition of equilibrium, second sum of all torque acting on a body is equal to 0, then alpha is linear acceleration is 0। इसमें हम ये भी कहते हैं कि अगर हम फोर्सेस को कंपोनेंट्स के फॉर्म में देखें तो sum of Fy also equal to 0 and sum of Fx also equal to 0। इसमें अगर हम देखें तो टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होते हैं। यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन की भी बात करते हैं, साइन कन्वेंशन अबाउट टॉर्क, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है साइन कन्वेंशन कि टॉर्क को हम क्या साइन देंगे, साइन कन्वेंशन। First of all, positive for anti-clockwise, positive for anti-clockwise torque, second negative for clockwise torque। तो ये आपने याद रखनी साइन कन्वेंशंस। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी कुछ स्टेट्स हैं इक्विलिब्रियम, जो आप ने शायद एफएससी में ना पढ़ी, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले हमने टाइप्स डिस्कस की, टाइप्स और कंडीशन, कंडीशन के बाद स्टेट्स। स्टेट्स में पहले है स्टेबल, स्टेबल में जब बॉडी यूं पड़ी है लाइक दिस, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे, अगर हम इसको टिल्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस, पोटेंशियल एनर्जी राइजेस। और वेरी बार जब हम इसको ऊपर कोई फोर्स और इसको टिल्ट करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी लॉस होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। दूसरा है अनस्टेबल, लाइक दिस, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट इस तरह बड़ा होगा। अब ये अनस्टेबल है, ये बिल्कुल जब अनस्टेबल कंडीशन में ये फॉल डाउन होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। थर्ड हमारे पास है वो है न्यूट्रल, like in this case
अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसमें जिस तरह मर्जी आप इसको रोल डाउन कर लें, न्यूट्रन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। यहां से हम सारी किससे रिलेशन देखते हैं, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब ये सारी ही चीजें हमने चाहे वो एमसीक्यूज में डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले एमसीक्यूज में आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। लेट मी से आपके पास एक एमसीक्यूज आया और जो मैंने सारी बातें बताई हैं उसमें से आपको बिल्कुल कोई नहीं आएगा। Which of following pairs acting on a body and body will be in equilibrium? Alpha option, इस तरह का एक एमसीक्यू आपके पास आया। अब इस एमसीक्यू को देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा इसमें करना क्या है, क्योंकि इसका जितना भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया और जितना भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ, जितना भी आपने फर्स्ट में पढ़ा उसमें किसी का कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब इसमें बॉडी के इक्विलिब्रियम, तीन फोर्सेस बॉडी पे एक्ट कर रही हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका पहले कॉन्सेप्ट समझें। कॉन्सेप्ट इसका ये है, बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी will be in equilibrium if, अब ये जरा गौर से देखना है आप लोगों ने, sum of two small forces is greater than or equal to third force, तो बॉडी इक्विलिब्रियम होगी। दो छोटी स्मॉल फोर्सेस का सम तीसरी फोर्स से बड़ा हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम होगी। अगर आप इन तमाम पेयर्स में देखें तो ये आपके पास थर्ड फोर्स है सारी की सारी, ये सारी फॉलोइंग जो बाकी पेयर से बड़ी है, ये है थर्ड फोर्स। अब आप इसको ऐड करें 10 + 3 13, 13 लेस देन 18, तो ये वाला रूल फॉलो हुआ नहीं हुआ, गलत। 25 न्यूटन ग्रेटर देन 15 + 13 28 न्यूटन, तो दो स्मॉल फोर्स का सम 25 से बड़ा है, सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन बीटा। बाकी भी चेक कर लेते हैं। 7 + 2 9 लेस देन 10, 19 10 + 18 18 लेस देन 19, सो ये वाला चार्ली डेल्टा दोनों ही नॉर्म है, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह का एमसीक्यू आपके पास आ सकता है, ये आपको मैंने इसका बता दिया। नेक्स्ट हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं रिलेटेड और जी स्टूडेंट एमसीक्यू देखें इसके। फर्स्ट एमसीक्यू, अर्थ इज इन अल्फा ऑप्शन स्टैटिक डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसमें आप रोटेशनल कर लें, रोटेशनल स्टेटमेंट में तो बढ़ा रहा था, ऑप्शन छोटे हो जाते इन इक्विलिब्रियम। अब सिर्फ नाम लिखने पड़ेंगे। रोटेशनल
बीटा ट्रांसलेशनल चार्ली स्टैटिक डेल्टा कंप्लीट। अर्थ की स्थिति में अगर हम जब स्ट्रिक्टली स्पीडिंग ना देखें तो v और ओमेगा इसके कांस्टेंट है, सो इट इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ये आपने पढ़ा होगा दोनों ही ट्रांसलेशनल और रोटेशनल फॉलो होती हैं। इसमें लीनियर एक्सिस में जीरो होता है और एंगुलर एक्सिस में जीरो होता है। जब बोथ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होती है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस भी जीरो हो और सम ऑफ ऑल टॉर्क भी जीरो हो, तो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होती है। तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, फ्रॉम फिगर टॉर्क प्रोड्यूस इन बॉब ऑफ पेंडुलम। भाई डायग्राम में दी होगी एक सिंपल पेंडुलम हमारे पास जिसकी लेंथ जो है वो आपको पता है L होती है, हम गिवन हो या ना गिवन हो, ये मूव कर रहा है लाइक दिस। इसका एंगल हमें गिवन है ये थीटा। इस केस में क्या होगा, टॉर्क अल्फा ऑप्शन mg sin थीटा, बीटा ऑप्शन mg L sin थीटा, चार्ली ऑप्शन mg L cos थीटा, डेल्टा ऑप्शन mg/2 L cos थीटा। इसमें तो पहले टॉर्क आपको पता है, टॉर्क हमारे पास क्या है, टॉर्क इक्वल टू LF। यहाँ पे एक मैं अब यहाँ पे जो हमारी बुक में है सिंपली पहले उसको समझें। इस एंगल को फिलहाल आप छोड़ो, मैं यहाँ पे एक और एंगल ले रहा हूँ, यहाँ पे थीटा या लेट्स मैं इसको फाई कहता हूँ या थीटा 1 कहते हैं, थीटा 1 कहते हैं। आपने इससे रिस्टोरिंग फोर्स निकाली हुई चैप्टर नंबर 7 में, F रिस्टोरिंग mg sin थीटा 1। अब हमारे पास ये एंगल बाजू वाला थीटा, ये कैसे निकलेगा, ये पूरा एंगल है 90 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा। अगर हमें इसके लिहाज से एंगल निकालना है, इसके लिहाज से हमें फोर्स निकालनी है, तो वो बन जाएगी F इज इक्वल टू mg sin 90 माइनस थीटा 1। तो अब ये थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, cos थीटा के अंदर। तो अब ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा cos थीटा में। तो हमारे पास यहाँ पर फोर्स है दैट इज L F इधर क्या आ जाएगा, mg cos ऑफ थीटा। तो यहाँ हमारे पास है ऑप्शन जो ठीक है वो है 4 mg L cos। अगर थीटा हमारे पास इस तरह से यहाँ पे गिवन हो तो तब हमारे पास फोर्स mg cos थीटा आएगी, और अगर ये वाला थीटा गिवन हो तो फिर एक्शन का फिर होता है ये वाला। अगर ये थीटा 1 भी होता तो फिर कौन सा ठीक होता, ये वाला। लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो सिचुएशन थी उसके लिए आपसे कौन सा हमारे पास ठीक है, बीटा 4 ऑप्शन ठीक है। इसके अलावा एक और एमसीक्यू देखिए हमारे पास, अब वही जो मैंने आपको बताया था कपल वाला, उसी से हम एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक रॉड गिवन है, इसकी लेंथ है टोटल 4 मीटर। इसके ऊपर दो फोर्स एक्ट करेंगे
एक एक्ट कर रही है लाइक दिस, F इज इक्वल टू 10 मीटर और एक एक्ट कर रही है 10 मीटर दिस F2 F1। आपसे पूछा गया बताएं टॉर्क में, अल्फा ऑप्शन 100 मीटर, बीटा ऑप्शन बीटा इधर ही करना 40 न्यूटन मीटर, चार्ली ऑप्शन 80 न्यूटन मीटर, डेल्टा ऑप्शन 0 न्यूटन मीटर। So correct option is here, that is delta। सोचिए जरा कैसे डेल्टा कैसे आ गया। आप सोच रहे होंगे इसका तो आंसर तो 40 बनेगा, क्योंकि टॉर्क इस कपल की वजह से टॉर्क होता है L यहाँ पे हमारे पास 4 है, F हमारे पास कपल है, F कपल नहीं है यहाँ पे। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन देखें, क्या डायरेक्शन क्या है, सेम अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन नहीं, तो कपल ही नहीं बन रही यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें आपको, एक रॉड है हमारे पास, लेफ्ट से लाइक दिस, इसको हमने यहाँ पे जब फिक्स किया और एक फोर्स इस तरफ लग रही है F1 which is it is an angle of 45 degree, force is of 10 Newton। एक फोर्स इसको जो अब कह देंगे इस तरफ लग रही F1, इसका एंगल है हमारे पास दूसरी है F। मैं इसको आप एक वेस्ट ले लें, इसको आप एक वेस्ट ले लें, लेट से करके उस केस को बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एक फोर्स एक्ट कर रही है, से लाइक दिस, इट इज एक्टिंग लाइक हियर F1 F2 by it is of 2 Newton and this is of F3, it is also 2 Newton। बल्कि इंक्रीज करने 4 कर लेंगे, इधर से आप कह रहे हैं 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। अब बताएं इसमें टोटल टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा। ये डायग्राम मैंने बेसिकली इसी से मैच करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों के माइंड में आए सेम डायरेक्शन। वो मैं अभी ये एंगल वाली बनाता हूँ, वैसे ये भी एंगल वाली बनाई जा सकती है, अगर हम इनका भी एंगल दें तो ये भी एंगल वाली बनाई जा सकती है। लेकिन मैं अगर हम इसको चेंज कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ तो इसका भी एंगल दिया जा सकता है, यहाँ पे 30 डिग्री, हम वैसे भी कर सकते हैं। इस तरह से इसका भी एंगल दिया जा सकता है, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ इस तरह पर, तो फिर इसका भी एंगल दिया जा सकता है। अब यहाँ मैंने स्पेयर रख दिया, तो इसकी वजह से मोमेंट आर्म कितना होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स का 2 × 2 4, इसका मतलब होगा 4 न्यूटन मीटर। इसका ये यहाँ पे करिए, इसका तो मोमेंट आर्म ही 0 है, इसकी वजह से टॉर्क आर्म कितना हो गया 0। या 3 है, इसको आप टॉर्क 3 का नाम है 4 न्यूटन मीटर, 2 × 4 टॉर्क 3 कितना आ गया 8 न्यूटन मीटर। जो कॉन्सेप्चुअल बात यहाँ पे समझाने की थी वो ये थी कि यहाँ पे ये वाली फोर्स आप अंडरस्टूड कर लेंगे कि ये पिवट पे लग रही है, तो यहाँ पे इसका टॉर्क 0। फिर आप इसके ऑप्शन अगर देखते हैं तो आप कहते हैं ये तो सबने बताया था कि सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, जैसे यहाँ बताया था। तो भाई यहाँ पे हमने इसको जो आप कह रहे हैं कि हमने इसको एक नेल से जो फिक्स किया था, यहाँ पे हमने इसको एक वेज के ऊपर फिक्स किया है। तो मैंने बेसिकली ये वाला एमसीक्यू जो पहले एंगल वाला था वो रिप्लेस इसलिए किया ताकि इन दोनों का कॉन्सेप्ट मैच कर सकूं। इस नेल वाले से फिक्स किया हुआ और इस वेज को हमने जो है जो पिवट बनाया हुआ है इसके ऊपर, उसको दोनों का आपको कंपैरिजन बता सकूं। यहाँ पे इस फोर्स का तो मोमेंट आर्म वैसे ही 0 है, टॉर्क इसका 0 है क्योंकि मोमेंट आर्म 0 है। तो यहाँ पे इसको तो अगर निगलेक्ट कर देंगे, जब आप इन दोनों की बात करेंगे, अब यहाँ पे दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, लेकिन यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा और नेट टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसमें, वो कितना होगा। अब हमारे पास है
अब हमारे पास चूंकि इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम नहीं था, अगर मैग्नीट्यूड सेम होता तो तब इनका भी टॉर्क 0 होता। अब इसका मैग्नीट्यूड था 2, उसका था 4, इसका टॉर्क है T3 4 न्यूटन मीटर, उसका टॉर्क कितना है 8 न्यूटन मीटर। अब ये किस तरफ लेके आ रहा है क्लॉकवाइज, ये किस तरफ लेके जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क इसका नेट कितना होगा, टॉर्क नेट जो होगा इसका वो होगा -4 + 2 -2 न्यूटन मीटर टॉर्क होगा इसका। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, -2 न्यूटन मीटर। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू में मैं टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है 2 लेक्चर्स का, तो मैं इसको जनरल फॉर्म में कर रहा हूँ, वैल्यूज के फॉर्म में आप लोग खुद कर लीजिएगा एमसीक्यू की प्रैक्टिस। ये हमारे पास एक बीम है जिसका मोमेंट आर्म हमारे पास ऊपर आर्म है दैट इज एल, कोई भी वैल्यू हो सकती है 4 मीटर 2 मीटर कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसमें हमारे पास एक फोर्स के ऊपर एक्ट करेगी लाइक दिस इज एफ, और इस तरफ एक फोर्स एक्ट कर रही है दिस इज एफ। अब एक बात याद रखनी है कि इसके जो एंगल है यहां से इसका एंगल बनेगा, इसको थोड़ा सा फर्दर प्रोडक्ट कर लें। अगर मैं इसको इस तरह से बोल लगा रहा हूं लाइक दिस इज एफ एंड दिस इज एफ, ये दोनों कपल है, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है। अब एंगल की बात करेंगे, अगर पहला एंगल है तो यहाँ पे थीटा बने, तो इसका जो देखिए जो लाइंस में एंगल होता है लाइक दिस, कि यहाँ पे एंगल बन रहा है तो यहाँ पे, अब इसका यहाँ बन रहा है तो इसका जो एंगल है कहाँ बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा थीटा। इस केस में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास इसका जो टॉर्क होगा वो होगा टॉर्क = LF sin θ1। और अगर मैं इसका एंगल ऐसा ना गिवन हो, जैसा कि ऐसा आ जाए, ये हो जाए θ2, और यहाँ पे भी एंगल वर्टिकल के साथ गिवन हो θ2, उस केस में टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क अगर हम उस तरीके से देखें तो दैट विल बी LF cos θ2, तो उसमें हमारे पास LF cos θ2 हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। या अगर आप वैसे साइन के फॉर्म में कैलकुलेट करें तो 90 - θ1 हो जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जनरली। उसके बाद हम देखते हैं अबाउट वेट, टू फाइंड अननोन वेट। अगर हमने एक अननोन वेट फाइंड आउट करना हो तो फाइंड अननोन वेट और पोजीशन। अगर हमारे पास एक रॉड गिवन है, लेट से दिस रॉड, और हमें इस पे जब मैं इसका एक डायरेक्टली कॉम्प्लिकेटेड सेंस यूज कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक वेज गिवन है, इसके ऊपर हमने एक रॉड को बैलेंस किया लेट से, ये रॉड है, इसके 4 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस। हमने इसको बैलेंस किया, यहाँ पे हमने इसके एक 10 न्यूटन वेट हैंग किए, और हमसे पूछा गया बताएं कि इसका वेट कितना है। इसका वेट जारी बात सेंटर में होगा, इसका वेट हमें बताना कितना है। अगर मैं इसको आपको लोगों इसके ऑप्शन दूं, अल्फा, इसमें से पहले इसका मोमेंट आर्म देखें, इसका मोमेंट आर्म बनाएंगे, इसके 4 पार्ट्स हैं, इसको आप कर लें 1.5 1.5, इसको आप कर लें 10.5 और 1/2। तो अब हमारे पास इसके ऑप्शन है, लेट से गिवन है 20 न्यूटन, बीटा ऑप्शन गिवन है इसका 30 न्यूटन, चार्ली ऑप्शन है 40 न्यूटन, डेल्टा ऑप्शन है इसका 10 न्यूटन। तो इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा दोनों इक्वल होंगे। अगर इसकी वजह से टॉर्क है 1 और इसकी वजह से अगर टॉर्क है 2, अगर बैलेंस में दोनों इक्वल होंगे, टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, टॉर्क 1 कितना 10 × 1.5, 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5, टॉर्क 2 कितना होगा, वेट मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये बनेगा 15 मल्टीप्लाई बाय 2, वेट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं
जैसे कि हमारे पास एक रॉड गिवन है, लेट्स से इट इज ऑफ रॉड 100 सेंटीमीटर, इसको हमने 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस किया और इसके साथ मैंने एक वेट जो हैंग किया है W, जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, और ये मैंने हैंग किया पोजीशन 75 सेंटीमीटर। अब मेरे पास एक दूसरा वेट है जिसका वेट है 15 न्यूटन। बताएं इसके लिए ये पोजीशन क्या होगी, आर आप लोगों ने बताना है, और ये आप लोग खुद करेंगे। इसके तरह से बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं जिसमें आप अननोन वेट या पोजीशन फाइंड आउट करनी होगी। सो स्टूडेंट्स, ये सारा हमारे पास न्यूक्लियर वाला टॉपिक था और सारा हमारा यूनिट नंबर 2 जो है वो क्लोज हो गया। इसकी असाइनमेंट जो है इस तरह मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप कि आप तक ये पूरा यूनिट बहुत अच्छा प्रिपेयर होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।